गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, गेट 2021। ठीक है। इसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को कि गेट 2021 के जितने क्वेश्चन हो सकेंगे वो सारे मैं तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। और सबके टेक्निक, तरीके जो हमें अडॉप्ट करने हैं और कैसे सोचना है, वे ऑफ थिंकिंग कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। ओके। तो हमने 2 क्वेश्चन किए थे। जरा अगले क्वेश्चन को एक बार सर्च कर ले कि कौन सा क्वेश्चन हम इसमें अगला करने वाले हैं। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैटर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड टी दिया हुआ है। वेयर ए इज द कांस्टेंट, द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दिस मैटर वेव इज। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 4 3 5, चलो 4 3 5 दिया हुआ है। तो मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि ये मैटर वेव और एक एक अलग वेव भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो ऐसे समझना, जो फ्री पार्टिकल होता है और उसका टाइम एवोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ई टू द पावर आई 4x प्लस 3y प्लस 5z। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और इसके साथ दिया हुआ -10πt आई थिंक। ठीक है, इतना दिया हुआ है। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 4x 3y 5z -10πt a e टू द पावर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो हाँ, याद करो, तुमने ये एक जनरलाइज फॉर्म पढ़ा होगा वेव में, e टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है। अच्छा, तुमने इसमें एक चीज और पढ़ी होगी या सबसे सिंपल फॉर्म देखा होगा, ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। याद करो, ई टू द पावर माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। तो गौर करो, ये अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट में लिखूं वेक्टर नोटेशन में तो कुछ ऐसा रहा होगा ये। ठीक है, लेकिन इसमें आर वेक्टर पूरा का पूरा आ गया होगा जेड वेक्टर में। ठीक है, आर वेक्टर जो होगा वो जेड जेड कैप होगा। और के को जरूरी है कि के जो होगा वो तुम्हारा कोई के नॉट करके होगा या के होगा और वो जेड कैप होगा। इसका मतलब देखो, ये के जेड कैप है। तो अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता तो ये हो जाता के जेड कैप जेड जेड कैप। तो आंसर हो जाता तुम्हारा यहाँ पे के इंटू जेड। यही के इंटू जेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल केस है। ऐसे समझो, स्पेशल केस है जो तुम बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, पोलराइजेशन में, ये डिफरेंट टाइप के प्लेन वेव्स में ये पढ़ते थे। यहाँ पे देखो, अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो x है, y है, z है, तो ये r है पड़ा हुआ। इसका मतलब इसके अलावा जो है वो k वेक्टर में रिप्रेजेंट होता है। तो k वेक्टर कितना आया, ये आया 4i प्लस 3j प्लस 5k। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है, k का यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। जैसे यहाँ देखो, कि किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा था, जेड कैप में। ठीक है, वेव वेक्टर। ठीक है, वेव वेक्टर जो है वो जेड डायरेक्शन, इसका मतलब इस पूरे वेव का प्रोपोगेशन जेड कैप में हो रहा है। तो यहाँ अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब वो तुमसे सिंपल ये पूछ रहे हैं कि इसका यूनिट वेक्टर तैयार कर दो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर तैयार करने के लिए क्या करते हैं, याद करो, हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतनी चीजें लिखी, 4i प्लस 3j प्लस 5k और रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये तो खुद ही 5 का स्क्वायर होता था। याद करो, बेसिक हाइपोटेनस वाला याद है क्या तुम लोगों को? ये 4 होता था 3, तो ये 5 हो जाता था। तो ये ऐसा है कि 5 का स्क्वायर है प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। ठीक है, 4 प्लस, ना समझ आए तो ये लो, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 5 बाहर 5 रूट 2। तो ऐसा कोई आंसर आ जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 5k और 5 रूट 2। तो इसमें देखा जाए तो ये अगर सेपरेट आउट करें तो 4i होगा और नीचे में 5 रूट 2। ठीक है, प्लस इसमें 3j होगा और नीचे में 5 रूट 2, ये भी सही है। और 5 से 5 कट गया, मतलब के कैप बाई रूट 2। इसका मतलब के कैप में रूट 2 वाला ऑप्शन, के कैप के नीचे। तो जरा देखें ऐसा कोई ऑप्शन है भी कि? तो के कैप में, हाँ, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो इसको ध्यान रखना। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन एक चूज करते हैं। जरा देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। हाँ, एक ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देखो, स्पिन वाला एक क्वेश्चन है। कंसिडर स्पिन h क्रॉस बाय 2 पार्टिकल इन द स्टेट। एक स्टेट दे दिया है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन जेआरएफ में भी आया हुआ है। 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना। तुम्हें लगेगा बहुत ईजी है और ये चीजें स्कोरिंग हो जाती है तुम्हारे लिए। ठीक है, the probability that a measurement finds the state with sx equal to plus h cross by 2। तो sx अप स्पिन में पाया जाना चाहिए, sx में होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, इसको करने के 2-3 मेथड है, ऐसा नहीं है एक ही मेथड है। मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो सबसे आसान है और प्लॉजिबल भी है। तुम्हें सबसे पहले वैसे ही सोचना है। तो देखो, इन्होंने क्या दिया है, 1/3 दे दिया है, 2 प्लस आई दिया है और एक मिनट, 2 प्लस आई भी दिया है, उसके अलावा 2 दिया है। ठीक है, उसके अलावा 2 दिया था। आ जाओ,
तो 1/3 2 प्लस आई और यहाँ पे 2 रख दिया और इस स्टेट को इन्होंने कह दिया मान लो 5। तो ये स्टेट वेव फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। अब जरा ये सोचो कि इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने ये भी दे दिया कि एस एक्स इज इक्वल टू प्लस एच क्रॉस बाई टू। इसको मेजर करने, इस एस एक्स इक्वल टू प्लस एच क्रॉस बाई टू, इसे मेजर करने की मेजर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यही तुम्हें निकालना है। आ जाओ, याद करो तुम लोगों ने बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ जिसमें पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जो भी स्टेट दिया हो, कोई भी वेव फंक्शन दिया हो, जैसे फाइव दिया है, और तुम्हें ये पता लगाना है कि ये प्रोबेबिलिटी किसी नए स्टेट फाइव वन में कितनी होगी। तो इसको यहाँ रख देते थे, स्क्वायर कर देते थे, और मॉड नीचे में फाइव फाइव का स्क्वायर प्रोडक्ट कर देते थे। याद करो फाइव को अगर देखा जाए तो ये फाइव नॉर्मलाइज है। कैसे पता लगा नॉर्मलाइज है? तो देखो याद करो, अगर मैं फाइव फाइव करने की कोशिश करूँ, फाइव फाइव, तो ये हो जाएगा 1/9, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे 2 माइनस आई आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस आई आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। इन दोनों को प्रोडक्ट किया जाए तो देखो ये ऊपर में आएगा 4 प्लस 1 और प्लस नीचे 4 4 4 4, ये आंसर हो गया 1। इसका मतलब ये नॉर्मलाइज है। तो नीचे वाला पोर्शन चला गया, मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये आया, ये फाइव वन क्या है? देखो फाइव तो मुझे पता है, तो पूरा मेहनत मुझे फाइव वन पे करना पड़ेगा। आ जाओ, तो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है एस एक्स इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। याद करो तुम ऑलरेडी जानते हो कि एस एक्स जो होता है वो एच क्रॉस बाई टू पॉलीमेट्रिक्स होता है सिग्मा एक्स। पॉलीमेट्रिक्स तुम जानते हो एच क्रॉस बाई टू यहाँ पे होता है 0 1 1 0, ठीक है। तो इसके आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे? एक आइगन वैल्यू और प्लस एच क्रॉस बाई टू, एक माइनस एच क्रॉस बाई टू। याद रखना, ये मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा कि ये तुम्हें एकदम टिप्स पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो तुमने पढ़ाई नहीं की है, ध्यान रखना इस चीज को। तो प्लस एच क्रॉस बाई टू माइनस एच क्रॉस बाई टू, इसके लिए जो आइगन स्टेट आता है वो आता है 1/√2 1 1 अप स्पिन, यही हमसे पूछा गया। और यहाँ पे जो आता है 1/√2 ये होता है 1 माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक स्टेट बता देता हूँ विच इज कॉल्ड फाइव वन, ठीक है बस। तो अब मेरे से ये पूछा गया है तुम ये बता दो फाइव वन फाइव कितना होगा, इसका मॉड स्क्वायर निकालो। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले सिंपल 1 1 यहाँ रखा, और यहाँ पे 1/3 आया, और यहाँ पे 2 प्लस आई आ गया, यहाँ पे 2 आया, प्रोडक्ट कर दो, ये हो जाएगा 1/3√2, इतना तो आएगा ही। ये हो जाएगा 2 प्लस आई 1 और प्लस 2, तो ये जाएगा 4 प्लस आई। तो मेरा आंसर आया 4 प्लस आई बाई 3√2। लेकिन अभी पूरा नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, 5 1 और 5 इस पूरे का मॉड स्क्वायर कर दूंगा। तो मॉड स्क्वायर करते ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा। मॉड स्क्वायर देखो 4, तो 4 4 जा 16 प्लस 1, और नीचे में आएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, तो आंसर आ गया 17/18। तो देखो कितना, मतलब अगर तरीका पता है तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 17/18, ठीक है। तो यहाँ से क्लैरिटी आई। आंसर 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 अगर मैं चेक करूँ तो हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 17/18, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा कोई और क्वेश्चन है इजी वाला। ये देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, ठीक है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है, तो मैं क्यों ना इसको सॉल्व करवा दूं, तुम्हें बता दूं कैसे सॉल्व करना है। ये कभी पहले भी आया हुआ है पेपर में, तो इसीलिए कहता हूँ जब भी गेट एग्जाम तुम्हें करना है तो पिछले ईयर के पेपर, पिछले पिछले ईयर के जितने कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कैप्सूल टाइप कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें एकदम टिप्स पे होने चाहिए, और फॉर्मुला तो एकदम याद हो जाए। ऐसा करो हर फॉर्मुले पे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एकदम इतनी बार प्रैक्टिस करो याद ही हो जाए तुम्हें। तो अगर ऐसा होता तो अभी जितने क्वेश्चन आए वो मुश्किल से 3 घंटे का पेपर अगर है तो 1 घंटे में सॉल्व हो जाता है जो तुम्हें आते हैं। और ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, मतलब अराउंड 30 to 40% तुम 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद 2 घंटा मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो, किसी में कोई लॉजिक लगा के ग्राफ को सॉल्व करके, डिफरेंट मैथमेटिकल टूल को यूज करके कुछ ना कुछ पिक करते रहो, ठीक है। आ जाए नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक इसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर, आर एंड पी आर जनरलाइज्ड पोजीशन एंड कंजुगेट मोमेंटा, then for the transformation q equal to इतना, p equal to इतना to be canonical। तो देखो q और p को कैनोनिकल याद करो, जब भी कैनोनिकल की बात होती है तो पहले चीज जो माइंड में आना चाहिए दैट इज पॉइसन ब्रैकेट। तो पॉइसन ब्रैकेट q और p का 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी। तो वैल्यू ऑफ a डॉट b, तो देखो पहला दिया q में a डॉट p दे दिया है, अब p में b डॉट r दे दिया, और a और b कांस्टेंट वेक्टर है। आ जाओ अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है क्या। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए और बी कांस्टेंट वेक्टर दिया, तो क्यों ना मैं इसे अपनी तरफ से एक जनरल वेक्टर कांस्टेंट वाला मान लूं। तो लिख लेते हैं a1i a2j प्लस a3k, ठीक है, इतना लिख दिया। ओके, फिर लिखते हैं b1i b2j प्लस b3k, ये भी लिख दिया। ओके फाइन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं कैपिटल क्यू लिखूं और कैपिटल पी लिखूं तो क्या आएगा। तो कैपिटल क्यू जो होता है वो तुम्हारा लिखा हुआ है ए डॉट पी छोटा वाला। तो देखो पी में क्या होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो और यहाँ पे ए दिया हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हें आता होगा, याद करो। मैं कर देता हूँ ना, समझ आए तुम लोगों को। तो पी इज इक्वल टू ये होगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में तुम्हें पता है क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, पी एक्स का ए वन के साथ पी वाई का ए टू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वन पी एक्स प्लस ए टू पी वाई प्लस ए थ्री पी जेड। अच्छा, इसी तरह अगर P दिया हुआ है, ये है तुम्हारा B डॉट, यहाँ पे है कौन सा वेक्टर, यहाँ पे है R वेक्टर। और R क्या होता है, देख लो, R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये भी दिया हुआ है।
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा, बी डॉट आर में ये हो जाएगा b1x प्लस b2y प्लस b3z। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। कहा गया है कि ये कैनोनिकल है, कैनोनिकल होने का मतलब q और p 1 के बराबर है। कैसे, याद करो, तुमने सिंपल पढ़ा होगा कि x और px अगर ये दिए हो, इनका वैल्यू 1 होता है तो वो कहा जाता है, ये रिलेशन हमें मिलता है पॉइंट्स ऑफ ब्रैकेट x और px का। कहां से मिलता है तो याद करो, तो पहले एक फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो किसी भी a और b का पॉइंट्स ऑफ ब्रैकेट निकालना हो तो समेशन i का मतलब क्या है, समेशन i कर देता हूं। इसका मतलब है कि जितने कोऑर्डिनेट हो, तो पहले मैंने डेल एक्स आई लिखा, यहाँ पे डेल पी आई लिखा। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, फिर इसका माइनस किया डेल, या तो यहाँ ए बी छोड़ दो फिर से, और यहाँ पे एक्स आई की जगह पी आई कर दो, और फिर यहाँ पे एक्स आई कर दो। ठीक है, इसे कहते हैं पॉइंट्स ऑफ ब्रैकेट। और समेशन का मतलब है एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में, और सबको जोड़ दो। ठीक है, दैट इज a डॉट b वाला पार्ट। ठीक है, a और b का पॉइंट्स ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे q और p का सॉल्व करके देखते हैं और उसको 1 इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि q और p कैनोनिकल है। तो अगर ये कैनोनिकल है तो इक्वल टू 1 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, q और p को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं एक पार्ट करता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा पॉइंट्स ऑफ ब्रैकेट निकालना है क्यू पी का, तो मैंने कहा ठीक है, समेशन आई होगा, डेल क्यू होगा, यहाँ पे डेल एक्स आई होगा, यहाँ पे डेल पी होगा, यहाँ पे डेल पी छोटा पी आई होगा, माइनस डेल क्यू, यहाँ पे डेल पी आई होगा छोटा वाला, और यहाँ पे डेल पी, और यहाँ पे डेल एक्स आई होगा। मैं क्या करता हूँ, पहले इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। समेशन जब ओपन होगा, याद करो, ये एक टर्म आएगा, उसमें प्लस आएगा, वाई वाला टर्म आएगा, प्लस आएगा, जेड वाला टर्म आएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो डेल क्यू, तो पहला टर्म है डेल एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डेल पी बाई डेल पी एक्स, माइनस डेल क्यू बाई डेल पी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डेल पी बाई डेल एक्स। आ जाओ, तो तुमने क्यू और पी पीछे देखा होगा, याद करो, क्यू में पी वाला पार्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो अगर कैपिटल क्यू को मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो कट जाएगा, क्योंकि एक्स का कोई टर्म ही नहीं है। ऐसे ही पी को पी एक्स के रेस्पेक्ट में करूँ कट जाएगा, तो ये तो जीरो ही रहेगा। माइनस, अब क्यू को पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो देखो पी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ए वन बचेगा। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ लिखा ए वन। और p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, b1 बचा, तो आ गया b1। तो देखो ये आ गया a1 b1 फर्स्ट पार्ट। तो तुम्हारे हिसाब से सेकंड पार्ट में भी तो यही आना चाहिए, 0 माइनस a2 b2, इस बार डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में। और थर्ड पार्ट में अगर मैं यही सॉल्व करूं तो आंसर आएगा 0 माइनस a3 b3। तो देखो मेरा आंसर क्या आया, आंसर आया कि डेल मतलब q और p का पॉइंट्स ऑफ ब्रैकेट जो होगा वो हो जाएगा 0 माइनस a1 b1 माइनस a2 b2 माइनस a3 b3। ठीक है, इतनी चीजें आ जाएंगी। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 0 माइनस ए डॉट बी। ठीक है, और तुमने अभी पढ़ा है कि क्यू पी जो है कैनोनिकल होने के कारण 1 के बराबर है। इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू -1 होनी चाहिए। जब ये -1 होगी तभी हमारा काम चलेगा। तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, जरा देखें, ये एनईटी टाइप है शायद। हाँ, तो इंटीजर पूछा गया, इंटीजर नेगेटिव वाला है, -1 इसका आंसर। ठीक है, चलो, होप आपको समझ आ रहा होगा। जो भी हो कमेंट करके मुझे बताओ क्या क्या चीजें इसमें डाउट है, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आज भी मैंने कवर करवा दिए, इसी तरह अगली सीटिंग में 2-3 और करेंगे। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली सीटिंग में करते हैं।